सेकंड लाइन लीडरशिप जो निर्माण हो रही है माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व हो गई। उसको कैसे आप देखते हैं? आकाश आनंद जी को सत्ता नहीं मिली, संघर्ष मिला। आकाश आनंद जी को सत्ता मिली है, सत्ता नहीं मिली, संघर्ष मिला है और संघर्ष का वारदार बहन जी ने आकाश आनंद जी को बनाया, इसलिए वो बहुजन समाज के लिए आपका ये जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, पान खाने का जो अंदाज है ये मतलब कैसे वो फॉलो ही नहीं करते, ऊपर जो बात बताती है बस आप कहते हैं कि बैनर के साथ साथ सभी बातें जो है एक तरह आपको दिखेगी, लेकिन हर जगह पर अलग अलग ऐसा दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि एक नेता एक एजेंडा एक बैनर, लेकिन जब भी जहाँ पर जाते हैं तो अलग अलग बैनर अलग अलग नेता बहुजन समाज पार्टी दिखती है। नहीं दिखते हैं ना, वो दिखते हैं इसलिए तो बहुजन समाज पार्टी का बैनर अलग अलग दिखे। मतलब मुझे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो बहन जी ने जो टारगेट सेट करके दिए हैं, जो मतलब एक मतलब क्या कहेंगे उसको आचार संहिता बहन जी ने दी है, उसका पालन अगर होता तो क्या महाराष्ट्र में बसपा उठान पर नहीं? मुझे वो मत बताइए, मुझे ये बताइए कि मुस्लिम समाज क्यों मैंने तो पूरा मतलब उनको पूरा मान सम्मान देती है उनके प्रतिनिधित्व के हिसाब से, लोक संख्या के हिसाब से, लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज समझ नहीं पा रहा। जब विधानसभा की या लोकसभा की बात आती है तब कहाँ पर चला जाता है? आज अमरावती जिले के अंदर बहुजन समाज पार्टी को 1 लाख वोट मिलता है लोकसभा में। मतलब आपका कहना है कि आपकी वजह से मिलता है? अगर बाबा साहब ने मुझे ये बहुजन समाज के लोगों को वोटों का अधिकार नहीं मिलता तो आप लोग को कौन पूछता? आप लोग की क्या हिम्मत रहेगी? अगर कांशीराम जी ना होते, कांशीराम जी ने यहाँ पर बहुजन समाज को राजनीति नहीं सिखाई होती या राजनीतिक सत्ता का पावर क्या होता है ये नहीं बताया होता तो हम ये नेताओं को किसे पूछा होता? बसपा अकेले अपने बंदी से लड़ रही है और भाजपा को फायदा पहुंचा। सत्य जय भीम, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। आज मैं महाराष्ट्र के अकोला में हूँ, जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी द्वारा बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती को बड़े ही हर्ष उल्लास से मनाया जा रहा है। यहाँ पर आज एक कैडर कैंप का आयोजन किया गया है और जिसके प्रशिक्षक अमरावती जिला के जो जिला प्रभारी है बसपा के अब्दुल कादर भाई ये आए हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज इस मतलब इस जो कैडर कैंप का आयोजन किया गया है मान्यवर के जयंती के अवसर पर, तो मान्यवर की जो आंदोलन चलाने की जो खूबी थी ये भी जानने की कोशिश करेंगे और वर्तमान में महाराष्ट्र में और इसके साथ साथ राज्य के देश के अलग अलग राज्यों में भी क्या कुछ चल रहा है ये भी कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे प्रबुद्ध भारत टीवी में। जय भीम। ये बताइए कि आज जो मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती है, इस जयंती के अवसर पर पूरे देश में एक कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आज अकोला में जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है इसका क्या उद्देश्य है और किस प्रकार आगे काम होगा? इस जयंती को मनाने का जो कारण है तो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज, पेरियार रामस्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत रविदास, इन महामानवों की विचारधारा ऐसे लोगों तक पहुंचाया कि जो लोग गांव देहातों में रहते थे और बाबा साहब को, महात्मा फुले को और इन महापुरुषों को भूल चुके थे, आज उनकी बदौलत इस देश में मेरे जैसे मुस्लिम, मामा देशमुख जैसे कुर्मी और बहुत सारे 6743 जातियों के लोग बाबा साहब, महात्मा फुले, छत्रपति शाहू महाराज और महापुरुषों की विचारधारा को समझ गए हैं और इन विचारधाराओं का आंदोलन चला रहे हैं। ये सिर्फ कांशीराम साहब की ही बदौलत है। इसलिए पूरे देश में बहुजन नायक कांशीराम साहब की जयंती मनाने के लिए लोग तैयार हुए हैं और इसी उपलक्ष्य में उनकी जयंती मनाई जा रही है। अच्छा, ये बताइए कि अभी फिलहाल महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में भी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर आप अमरावती से आते हैं, अमरावती जिला के आप प्रभारी भी है, तो वहाँ पर कैसी तैयारी चल रही है और यहाँ पर आपको बुलाया गया है, तो यहाँ पर भी क्या और मतलब हलचलें हो सकती है लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर में पूछ रहा हूँ? बहुजन समाज पार्टी की जो तैयारी है ये तैयारी ही कैडर से होती है। बहुजन समाज पार्टी का ये मानना है कि बहुजन समाज ये प्रशिक्षित जब हो जाता है तो इसको मांगने की नहीं, देने की आदत पड़ जाती है। इसलिए कांशीराम साहब ने बहुजन समाज में कैडर बेस्ड सिस्टम को निर्माण किया है और आज इस देश के अंदर करोड़ों कैडर आज कैडर कैंप लेने के लिए तैयार है और घर घर में जाकर, गांव में जाकर कुछ लोगों को जमा करके उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी कुछ लोगों का ये मानना है
कि बहुजन समाज पार्टी आंदोलन करते हुए नहीं दिखती, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ये अपने आप में एक आंदोलन है। हम रोड पर आकर आंदोलन नहीं करते, हम कहीं किसी ऑफिस के सामने धरना या उपोषण करके आंदोलन नहीं करते, बल्कि लोगों के दिमाग में जो मनुवादी कीचड़ भरा हुआ है उसको निकालने के लिए उसको कैडर में बिठाकर यहाँ पर हम उसको एक मानवतावादी व्यवस्था देते हैं और वो आंदोलन हमारा सक्सेस होता है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी सबसे कम उम्र में इस देश की नेशनल नंबर पर तीसरे नंबर की पार्टी बनी है, नेशनल लेवल पर तीसरे नंबर की पार्टी बनी है और बहुत जल्दी बहुजन समाज पार्टी पहले नंबर की पार्टी बनने जा रही है। नहीं, ये तो होगा ही, पहले नंबर की बनेगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन महाराष्ट्र की इसमें क्या भूमिका है? महाराष्ट्र में थोड़ी दिक्कतें हैं। महाराष्ट्र में दिक्कतें ऐसी है कि महाराष्ट्र ये बाबा साहब की कर्मभूमि है और महाराष्ट्र में बाबा साहब के जाति के समाज के लोग रहते हैं और वो अपने आप को बाबा साहब का वारसदार मानते हैं, हालांकि उनका विचारधारा से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। जो बाबा साहब के जाति के लोग बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं उनका ही ताल्लुक बाबा साहब से है, बाकी जो भी बाहर काम कर रहे हैं उनका ताल्लुक बहुजन बाबा साहब से बिल्कुल भी नहीं है। वो यहाँ पर अपनी कुर्सी को कायम करने के लिए, एक कुर्सी मिलाने के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं और कांशीराम साहब ने इस पर कहा था कि बहुजन समाज पार्टी जैसी जैसी बढ़ेगी वैसी वैसी चमचे दलालों के अच्छे दिन आएंगे। तो आप यहाँ पर देखते होंगे कि बाबा साहब का नाम लेने वाले लोगों के थोड़े अच्छे दिन नजर आ रहे हैं। वो कभी कहीं पर मंत्री है तो कहीं पर राज्यपाल होते हैं तो कहीं पर जिला परिषद पंचायत समितियों में जाते हैं और उनको पूछा जाता है। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी है तब तक ही ये चमचे दलालों के अच्छे दिन हैं। अच्छा, बहुजन जब तक राजनीतिक मतलब राष्ट्रीय स्तर पर बसपा है तभी तक ये सबकी मतलब एक इमेज है, नहीं तो इसका कोई भी इमेज नहीं रहेगी। इनकी इमेज को खत्म कर दिया जाएगा और इनको कोई नहीं पूछेगा। बहुजन समाज पार्टी को बचाए रखना उनकी इमेज को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर जो भी चमचे दलाल है, जो लोग बाबा साहब का नाम लेकर बाबा साहब के मिशन को न मानते हुए यहाँ पर काम कर रहे हैं और मनुवादियों के तलवे चाटने की बात करते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बहन जी के पीछे लगे हुए सारे मनुवादी के आप हमारे आघाड़ी में आ जाओ, आप हमारे आघाड़ी में आ जाओ, और ये उनके पीछे लगे कि हमें आघाड़ी में लो। ये उनके पीछे पड़े हैं कि हमारे आघाड़ी में लो। ये काय का राजनेता है? नहीं, फिर बहन जी का मतलब गठबंधन में ना जाने के पीछे का क्या कारण है? बहन जी ने सभी से गठबंधन करके देखा है आज तक। कांग्रेस से गठबंधन किया, समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन किया, लेकिन उस गठबंधन का फायदा सिर्फ उन लोगों को हुआ जिन्होंने हमारे साथ में गठबंधन किया। बहुजन समाज पार्टी को उसका नुकसान हुआ। ये लोग हमारा वोट लेते हैं, अपना वोट ट्रांसफर नहीं करते, अपना वोट बीजेपी की तरफ ट्रांसफर करते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने जो भूमिका ली है वो बहन जी की भूमिका एकदम सही भूमिका है और जो भी बहन जी के आदेश होंगे उन आदेश के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता काम करने को तैयार है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बसपा अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है और भाजपा को फायदा पहुंचा रही है। लोगों के कहने के ऊपर राजनेता ने नहीं चलना चाहिए, राजनेता के कहने के ऊपर लोगों ने चलना चाहिए। अगर लोगों के कहने के ऊपर अगर कोई राजनेता चले तो वो गंगाराम की जैसी हालत होगी जिसका गधा मार दिया गया था, ना उसको गधे पर बैठने दिया गया, ना गधे से पैदल चलने दिया गया। इसलिए नेता उसको बोलते हैं कि जिसके इशारे पर लोग चलते हैं। बहन जी ये देश की नेता है, बहन जी के इशारे पर करोड़ों लोग चलते हैं। बहन जी के बोलने की, बहन जी को सुनने के लिए मनुवादी भी लालयित रहते हैं, मनुवादी भी इंतजार करते हैं बहन जी को सुनने का। वो नेता होता है। ये कौन से नेता लोग हैं? फिर महाराष्ट्र के लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? महाराष्ट्र के लोग इसलिए नहीं समझ पा रहे कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है। इनको लगता है कि हम बाबा साहब के खून में पैदा हुए, किसको लगता है हम बाबा साहब के जाति में पैदा हुए, किसको लगता है कि हम बाबा साहब के धर्म में पैदा हुए, लेकिन बाबा साहब के विचार में जो पैदा हुई है वही बहुजन समाज पार्टी के साथ है। बाकी ये जाति, धर्म, रक्त, ये सब लोग बहुजन समाज पार्टी के विरोध में है। इन लोगों का कोई भला नहीं। ये लोग लोगों को चूतिया बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं और अपनी रोटी सेक लेते हैं, अपना भला करने की सोचते हैं, समाज को गड्ढे में लौट देते हैं। छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे इन लोगों को। अमरावती जिले में जो पांडरी खानापुर का जो प्रकरण है बहुत छोटा है। एक गेट को बाबा साहब का नाम देना, वही प्रकरण मराठवाड़ा विद्यापीठ में हुआ था। 16 साल लगे बाबा साहब का मराठवाड़ा विद्यापीठ बनाने के लिए, लेकिन बहन जी सत्ता में आते हुए
4.5 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा साहब के नाम का जिला, बाबा साहब के नाम का यूनिवर्सिटी, बाबा साहब के नाम का स्मारक, ब्रह्माई के नाम का तुम्हारा पार्क, ये सारे महापुरुषों के नाम पर विद्यापीठ जिले बनाकर बहुत बहन जी ने ये साबित कर दिया कि मांगने वाले समाज में दलाल पैदा होते हैं और देने वाले समाज में लाल पैदा होते हैं। हमने लाल पैदा किए क्योंकि हम दे रहे हैं। और ये बताइए कि महाराष्ट्र में और अलग अलग राज्यों में जो फिलहाल बसपा की तैयारियां चल रही है, क्या लगता है आपको 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसमें बसपा क्या सही में कमाल कर पाएगी या फिर और बैकफुट पर आएगी? बहुजन समाज तो वैसा बैकफुट पर ही पैदा हुआ जब से ही 4000 साल से बहुजन समाज बैकफुट पर है। बहुजन समाज पार्टी की वजह से बहुजन समाज की कीमत आज मनुवादियों के पास नहीं है। अगर बाबा साहब न होते, ये बहुजन समाज के लोगों को वोटों का अधिकार नहीं मिलता तो आप लोगों को कौन पूछता? आप लोगों की क्या अहमियत रहती? अगर कांशीराम जी न होते, कांशीराम जी ने यहाँ पर बहुजन समाज को राजनीति नहीं सिखाई होती या राजनीतिक सत्ता का पावर क्या होता है ये नहीं बताया होता तो हम ये नेताओं को किसने पूछा होता? इसलिए बहुजन समाज पार्टी बैकफुट पर रहे या फॉरवर्ड पर रहे, हमको यहाँ पर बहुजन समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहना है। यही हमको हमारे महापुरुषों ने सिखाया। हमको मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, हमको छीन लेना पड़ेगा और छीनने के लिए अविरत संघर्ष करना बहुत जरूरी है। आपकी ओर से कितना संघर्ष किया जा रहा है? मेरे ओर से तो ऐसा समझो कि मैं एक भी मिनट इस विचारधारा को बोलने से पीछे नहीं हटता। मैं मेरा कोई काम नहीं करता, पूरे लोगों को, सभी लोगों को मालूम है, कार्यकर्ताओं को मालूम है। मैं सिर्फ सोने का समय मेरा जाता है, जो खाना खाता हूँ वो समय मेरा जाता है। बाकी समय में मैं ये महापुरुषों की विचारधारा और बहुजन समाज पार्टी का ही काम करता हूँ। मैं विचारों से कभी सेटलमेंट नहीं करता क्योंकि मैं कांशीराम जी का चेला हूँ। लेकिन मान्यवर ने ये भी कहा था कि केवल कोशिश करना ही जरूरी नहीं है, मेहनत रंग भी लानी चाहिए। रंग लाने के लिए संघर्ष कर रहा ना। मैं जिस दिन पार्टी में आया था, अमरावती जिले में गिने चुने लोग थे। आज अमरावती जिले के अंदर बहुजन समाज पार्टी को 1 लाख वोट मिलता है लोकसभा में। मतलब आपका कहना है कि आपकी वजह से मिलता है? जी नहीं, मेरे वजह से नहीं, लेकिन शुरुआत हमारे पास से हुई है। आज बहुत सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, बात कुछ समझे हैं, मेरे वजह से नहीं अकेले से, लेकिन सभी लोग अपनी अपनी लगन से काम कर रहे हैं। हमने हर कार्यकर्ता के अंदर एक बात का संदेश दिया है कि भाई हर कार्यकर्ता ने 24 घंटे में का 1 घंटा अपने समाज को देना चाहिए। हमारे समाज के अगर 100 लोग काम करते हैं तो हम एक दिन में 100 घंटा काम कर सकते हैं। हमारे अमरावती जिला में ये काम होता है और लोगों को भले ही नहीं दिखता होगा, लेकिन 5 नगर सेवक बहुजन समाज पार्टी के हैं अमरावती में, 2 जिला परिषद है, 4 पंचायत समिति है, अभी 20% सरपंच है हमारे अमरावती जिला के अंदर। हाँ, पर लेकिन जब विधानसभा की या लोकसभा की बात आती है तब कहाँ पर चला जाता है? यहाँ पर मनु ने जो जातियाँ बनाई हैं, मनु ने जातियाँ बनाई हैं वो जातियाँ बहुत खतरनाक है। और जब चुनाव आता है तो वो चुनाव में 3 खंडे खास तौर से चलाए जाते हैं। जहाँ पर शेड्यूल कास्ट का राखी है वहाँ पर जाति धर्म का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर धर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ पर ओपन की सीट होती है वहाँ पर जातियों का इस्तेमाल किया जाता है। समझो ओपन की सीट है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर एक आधा कुंभी तिराड़ी कुंभी खड़ा हुआ है और एक आधा लोअर कास्ट कुंभी खड़ा हुआ है तो यहाँ पर तिराड़ी कुंभी की बात ज़्यादा की जाती है क्योंकि वर्ण व्यवस्था में वो उसके ऊपर है। यानी अब तक भी जातिवाद खत्म नहीं हुआ है? नहीं हुआ। जातिवाद को खत्म करने के लिए हमें संघर्ष करना है। ये देश के अंदर अभी भी जातिवाद है, अगर जातिवाद न होता तो यहाँ का चित्र अलग होता। इसके लिए मान्यवर का क्या कुछ प्लानिंग था? मान्यवर का तो जाति तोड़ो समाज जोड़ो इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश में चला, जाति तोड़ो, और अभी भी हमारा वो आंदोलन चालू है। हम यहाँ पर मानवतावादी व्यवस्था के समर्थक है और मानवतावादी व्यवस्था निर्माण करने के लिए हम काम करते हैं। हम अगर राजनीति करने के लिए उतरे ना तो हम 1 साल में हम ये देश की राज सत्ता हाथ में ले सकते हैं, क्योंकि हमारा इतिहास है कि 500-500 लोग जब मैदान में आए तो 28-28 हज़ार को 3 घंटे में सुला दिया हम इतने खतरनाक भी है। लेकिन हम महापुरुषों को बुद्ध से लेकर तो बाबा साहब तक और बाबा साहब से लेकर कांशीराम जी तक इन महापुरुषों को मानने वाले लोग होने की वजह से हम रक्त विरहित मार्ग से क्रांति चाहते हैं, हम रक्त रंजित क्रांति नहीं चाहते। इसलिए हम राजनीति में पिछड़े हुए हैं, लेकिन सामाजिक फील्ड में हम सबसे आगे ये देश में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सामाजिक स्तर पर सबसे आगे है। राजनीति करने के लिए हम हमारे लिए राजनीति छीनने के लिए हमें कोई देरी नहीं लगेगी। बहन जी अगर एक आदेश करती है कार्यकर्ता को तो पूरे देश में एलगार हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। ये बताइए कि
लोकसभा के चुनाव अब नज़दीक है और अलग अलग पार्टी के जो उम्मीदवार हैं ये भी फाइनल हो रहे हैं। बहन जी ने भी अब तक मेरे जानकारी के हिसाब से 7 उम्मीदवारों में से 5 मुस्लिम प्रत्याशी दिए हैं। तो मुस्लिम समाज जो है बहन जी हमेशा से ही उनको आगे करती है। आप भी मुस्लिम समाज से आते हो, लेकिन बावजूद इसके मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर सपा के पीछे जाता है। क्या कारण हो सकता है? बहन जी तो पूरा मतलब उनको पूरा मान सम्मान देती है उनके प्रतिनिधित्व के हिसाब से, लोक संख्या के हिसाब से, लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज समझ नहीं पा रहा। मुस्लिम यहाँ पर ये देश के अंदर धर्मांतरित है। इस्लाम धर्म ये भारत का धर्म नहीं है। भारत में मोहम्मद बिन कासिम के बाद में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई है। तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था ने जो चातुर्वर्ण व्यवस्था बनाई थी उसमें शूद्र और अति शूद्र लोगों के ऊपर जब अन्याय किया, इस अन्याय से मुक्ति मिलाने के लिए लोगों ने इस्लाम को कबूल किया, इस्लाम को स्वीकार किया। उसमें अति शूद्र लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर स्वीकार किया। उसके बाद में कुछ ओबीसी लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन कुछ ब्राह्मणों ने भी, उच्च वर्णीय लोगों ने भी स्वीकार किया। उच्च वर्णीय लोगों ने इस्लाम को इसलिए स्वीकार नहीं किया कि भाई वे धर्म बहुत अच्छा है। नहीं, मुझे वो मत बताइए, मुझे ये बताइए कि मुस्लिम समाज क्यों बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। उच्च वर्णियों ने ये समझ कर नहीं किया कि इस्लाम धर्म की विचारधारा बहुत अच्छी है, इसलिए हम यहाँ पर धर्म स्वीकार कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने इसलिए किया कि ये जो शूद्र अति शूद्र लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया, इनका नेतृत्व कौन करेगा? आज जिस तरह से हिंदुओं का नेतृत्व ब्राह्मण करता है, उसी तरह से मुस्लिमों का नेतृत्व भी यहाँ पर ब्राह्मण मुस्लिम ही कर रहे हैं। और इसलिए वो मुस्लिमों को यहाँ पर चेहरे के नाम से लोगों को बहकाते हैं और मनोवादी व्यवस्था को मजबूत करने का काम करते हैं। ब्राह्मण चाहे कोई भी धर्म में हो, वो अपने धर्म को वर्ण वर्चस्ववाद को जोपासने के लिए काम करता है। आरएसएस का मतलब ये है रेशियल सुपेरिटी सिस्टम, रेशियल सुपेरिटी सिस्टम। आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है। इसलिए यहाँ पर ब्राह्मण अपने धर्म को हर धर्म में नेतृत्व करके अपने लोगों को ब्लैकमेल करता है और मुस्लिमों को भी वो इसी तरह से ब्लैकमेल कर रहा है। और हम वहाँ पर कमजोर कर रहे हैं, कम कर रहे हैं उनको समझाने में और उन तक पहुँचने में। इसलिए बहन जी ये प्रयोग कर रही है, बहन जी ये प्रयोग कर रही है। 40 आमदार बहन जी ने बनाए पहली बार मुस्लिमों के, लेकिन उसकी वो राजनीतिक कीड़े मार दिए गए ना। इसलिए उसके समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कौन सम्मान दे रहा है और हमारा कौन अपमान कर रहे हैं। जिन लोगों ने हमको आतंकवादी बोला है वो लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं, कि जिन्होंने हमको आतंकवाद से मुक्त किया वो लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं। ये बात उस दिन समझेंगे उस दिन यहाँ का चित्र बहुत अलग होगा। ये बताइए कि सब लोग कहते हैं कि सामाजिक तौर पर मुस्लिम समाज या और अन्य समाज मतलब जागरूक, मतलब आप मुस्लिम समाज जो है वो कहीं भी कहीं झगड़ा हो, कहीं भी कुछ बात हो तो एकजुट हो जाता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर एकजुट नहीं हो पा रहा। सभी लोगों का यही रवैया है। आप देखो बुद्धिस्ट लोग राजनीतिक तौर पर एक जगह बनाते हैं, कोई गोवे के साथ में जाते हैं, कोई महाराज साहब के साथ में जाते हैं, कोई ग्वालियर के साथ में जाते हैं। सभी समाज के अंदर ये कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया है और ब्राह्मणवाद का एक ही यम है, कन्फ्यूजन पैदा करना। उसने यहाँ के बहुजन समाज को कंफ्यूज करके रखा है। इसलिए कंफ्यूजन समाज ये सत्ता से दूर है। जिस दिन इसका कंफ्यूजन खत्म होगा उस दिन सत्ता में पहुँच जाएगा। और यही काम बहुजन समाज पार्टी कर रही है, गैदर के माध्यम से यहाँ के लोगों को कंफ्यूज करने के। आज बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता एक दूसरे को भाई से भी बढ़कर मानता है। हमारे किसी कार्यकर्ता को अगर कोई तकलीफ पहुँचती है तो वो उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ के दौड़ता है। बहुजन समाज पार्टी के अंदर ये भाईचारा पैदा किया गया है कि यहाँ का इंसान हर एक दूसरे का भाई है। ये समझने की औकात बहुजन, हम जनरल लोगों में भी ये भावना निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तो कैडर लेते हैं ना। कैडर में बैठ के क्या करते हैं, बिठाकर क्या करते हैं इन लोगों को, इन लोगों को क्या पढ़ाते हैं? ये तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, इनको पढ़ाने की जरूरत। लेकिन हमारा भाईचारा कैसा बना रहेगा? हम इस मातृभूमि के बेटे हैं, एक माँ के बच्चे हैं। ये बात उनके सामने रखकर हम इनको हमारे से जोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर जो अस्पृश्यता निर्माण की गई थी वो आज भी कायम है। आज भी महाराष्ट्र के बाहर जाओ तुम तो दलित वर्ग के लोगों को घोड़े पर बैठकर दूल्हा नहीं निकालने देते। आज ये समय में जिसमें बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन इन लोगों को मानव बनाने में लगा दिया, वो उसके 75 साल बाद भी अगर आज यहाँ पर दलितों को घोड़े से निकालने पर मनाही होती होगी तो भाई हमारा जीना बेकार है।
हमको यहाँ पर भाईचारा पैदा करना पड़ेगा। वो भी इंसान है, उसको भी इंसानियत का दर्जा मिलना चाहिए, वो भी कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पर सबसे नकारे लोग, जिनको नकारा समझा मनोवाद ने, वही लोगों ने क्रांति की है और वही लोग आगे चल के क्रांति करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी लोग कंफ्यूज है। नेतृत्व करने के लिए बुद्धिस्ट लोगों ने अगर सामने आ गए और एकजुट हो गए, बाकी किसी की जरूरत नहीं। आप देखो, आप मुस्लिमों को मिलो, आपको मुस्लिमों को बोलो कि भाई आप लोग एक जगह क्यों नहीं आते, तो वो क्या बोलेंगे, भाई आपके तो लोग एक जगह पर नहीं। इसका मतलब वो आपके नेतृत्व में काम करने को तैयार है। आपकी एकजुटता दिखाओ। मनुवादी उनको बहकाते हैं कि भाई वही तो एक जगह नहीं है। नहीं, पर मुस्लिम समाज भी कोई अपने जो असुद्दीन ओवैसी है उनके तरफ है, कोई और उनकी तरफ है, हर समाज में है, लेकिन एकजुट कैसे होंगे? भाई मेरा सवाल ये है कि एकजुट सिर्फ महापुरुषों के विचारों से ही एकजुट होंगे। महापुरुषों के विचार जब तक उनको हम बताएंगे नहीं, बाबा साहब ने मुसलमानों के लिए क्या किया ये हम उनको समझाएंगे नहीं, और ये समझाने की जवाबदारी बाबा साहब ने नागपुर के दीक्षा भूमि में 5 लाख लोगों को बुलाकर उनके कंधे पर दी थी कि जाओ तुम्हें इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाना है, और अगर वो प्रबुद्ध बन जाए तो उनकी शासन करती जमात बनाना है। किसको बोला था ये? वहाँ पर कोई मुसलमान था क्या? पहले प्रबुद्ध बनाना है या शासन करती? पहले प्रबुद्ध, प्रशिक्षित, धष्टपुष्ट और बुद्धिमान बनाना है। बाबा साहब ने प्रबुद्ध बोले चीवर डालने का थोड़ी बोला है। प्रशिक्षित, बुद्धिमान और धष्टपुष्ट भारत बनाना है पहले, और उसके बाद में उनकी शासन करती जमात बनाना है। साहब वो दुर्दैव की बात है, यहाँ पर हिंदुत्ववादी राष्ट्र बनाने की बात चल रही है। दीन दुर्बलों का राज्य निर्माण करने की बात चल रही है। जिनके पास सत्ता नहीं वो हीन, जिनके पास संपत्ति नहीं वो दीन, और जिनके पास शक्ति नहीं वो दुर्बल। दीन दुर्बलों की राज्य निर्माण करने की बात कही जा रही है। हमें तो प्रबुद्ध बनाना ही पड़ेगा। तो कैसे देखते हैं आप कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव है, राजनीतिक तौर पर बसपा के आप एक पदाधिकारी हैं, और महाराष्ट्र में खासतौर पर मैं पूछूंगा कि महाराष्ट्र में बसपा किस प्रकार लड़ रही है? महाराष्ट्र में बसपा बहन जी के आदेशों पर लड़ रही है, और बहन जी वहाँ से जो आदेश देगी, अगर बहन जी अलायंस का आदेश देगी तो हम अलायंस से लड़ेंगे। बहन जी खुद के बलबूते लड़ने का आदेश देंगे, हम खुद के बलबूते लड़ेंगे। बहन जी के आदेश के सिवा हम, क्योंकि बाबा साहब ने हमको ये बोला है कि जो भी पार्टी के अंदर एक नेता, एक वाक्यता और एक बैनर होता है, एक विचारधारा और एक आंदोलन होता है, वही पार्टी, वही विचारधारा सक्सेस हो सकती है। उसी सिद्धांतों के मुताबिक हम, बहन जी हमारा नेता है और हम उनके आदेशों को पालन करते हैं, और वो पालन दिल्ली से लेकर तो गली तक होता है। ये ऐसा दिखता तो नहीं है फिर, क्योंकि जैसा आपने कहा कि एक नेता, एक एजेंडा, एक बैनर, लेकिन जब भी जहाँ पर जाते हैं तो अलग अलग बैनर, अलग अलग नेता। बहुजन समाज पार्टी की दिखेगी आपको ऐसे बैनर? नहीं, दिखते हैं ना, वो दिखते हैं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी की बैनर अलग अलग दिखे। मतलब मुझे, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो बहन जी ने जो टारगेट सेट करके दिए हैं, जो मतलब मतलब क्या कहेंगे उसको, आचार संहिता बहन जी ने दी है, उसका पालन अगर होता तो क्या महाराष्ट्र में बसपा उफान पर नहीं होती? बसपा महाराष्ट्र में उफान पर, क्योंकि लोग फॉलो ही नहीं करते। ऊपर जो बात बहन जी बताती है, बसपा, आप कहते हैं कि बैनर के साथ साथ सभी बातें जो है एक तरह आपको दिखेंगी, लेकिन हर जगह पर अलग अलग। बसपा महाराष्ट्र में उफान आने के जिन्न अगर कांशीराम साहब को दिखते तो कांशीराम साहब महाराष्ट्र छोड़कर उत्तर प्रदेश में न जाते। मतलब आपका कहना है कि महाराष्ट्र में कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन थोड़ा लेट होगा, क्योंकि यहाँ के जरा हमारे वो हिले का मटन खा के हमारे महाराष्ट्र के लोग जरा हिले जैसे बन गए हैं, उनकी अंदर दुरुस्ती शुरू है, उसी के लिए कैडर कैंप चालू है। आज के कैडर कैंप का क्या महत्व है? महत्व यह है कि यहाँ पर बहुजन समाज को हुकुमरान समाज बनने के लिए तैयार कराना, बहुजन समाज को हुकुमरान समाज बनाने के लिए तैयार कराना। क्योंकि बाबा साहब ने जो बोला था कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है कि जिसके जरिए से किसी भी समस्या का ताला खुल सकता है, वही बात को कांशीराम जी ने बार बार हमारे सामने दोहराया, और वही संदेश हमको जन जन को देना है, और उस संदेश के तहत यहाँ का समाज को तैयार करना है, और इस देश को हुकुमरान समाज बनाने की कोशिश जारी रखना है। तो अब महाराष्ट्र में और इसके साथ ही बहन जी जो दिशा निर्देश देंगी उसके हिसाब से आपका कहना है कि हम काम करेंगे। फिलहाल बसपा सुप्रीमो ने तो अकेले अपने बलबूते पर लड़ने का निर्णय लिया है, तो क्या महाराष्ट्र की जितनी भी 48 लोकसभा सीट है ये बसपा अकेले ही लड़ेगी या फिर और कुछ मतलब हो सकता है? मैं वो नहीं बता सकता, क्योंकि बहन जी का आदेश आए तक कि मैं कुछ भी नहीं बता सकता। मतलब जो महाराष्ट्र के वरिष्ठ पदाधिकारी है वो भी नहीं कर सकते कुछ। मतलब बहन जी सब कुछ कर, बहन जी सर्वे सर्वा है।
अच्छा। बहन जी जो करेगी वही पूर्व दिशा है। महाराष्ट्र के अगर महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट भी है तो एक कार्यकर्ता है, मैं भी हूँ तो एक कार्यकर्ता है, ये बैठे हैं ये भी कार्यकर्ता है। सिर्फ फर्क इसमें इतना है कि कोई छोटा कार्यकर्ता है तो कोई थोड़ा बड़ा कार्यकर्ता है। इसलिए बहन जी के आदेश के बिना कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जो कुछ भी होगा बहन जी के आदेश पर होगा। आपको ऐसा दिखा क्या कि आकाश आनंद जी के आदेश को माना है लोगों ने, उनको आदेश दिया नहीं दिया? क्योंकि बहन जी का आदेश सर्वे सर्वा है। बहन जी हमारी सर्वे सर्वा। आकाश आनंद साहब का नाम आपने दिया, उनका आदेश मतलब उनके नहीं, आदेश को पालन करेंगे ना उनके, बिल्कुल पालन करेंगे, लेकिन उन्होंने आदेश दिया क्या? नहीं आदेश मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनका अगर आदेश आता है तो आप उनको क्या मानेंगे या फिर? वो भी आदेश देंगे तो बहन जी का आदेश लेकर ही देंगे। वो भी जो आदेश देंगे तो बहन जी का आदेश लेकर ही देंगे। और उसका आदेश सेकंड लाइन लीडरशिप जो निर्माण हो रही है माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व हो गई है, उसको कैसे आप देखते हैं? वो तो वही उसको वो जो हमारे लिए एक स्टार है। लोग कहते हैं कि और भी पार्टी में कई सारे लोग हैं लेकिन उनको तवज्जो नहीं देना, जरूरत नहीं है। देखो आकाश आनंद जी को सत्ता नहीं मिली, संघर्ष मिला है। आकाश आनंद जी को सत्ता मिली है, सत्ता नहीं मिली, संघर्ष मिला है। और संघर्ष का वारसदार बहन जी ने आकाश आनंद जी को बनाया, इसलिए वो बहुजन समाज के लिए ग्रेट है। उनको सत्ता मिली है क्या? मुख्यमंत्री पद दे सत्ता मिली नहीं, बराबर है, लेकिन क्या आपको लगता है कि संघर्ष वो मतलब पूरी जमीनी लेवल पर उतर गया? बिल्कुल, बचपन से बहन जी के कारकिर्दी में ढला है वो, मतलब बहन जी ने पाला है उनको, बहन जी ने उनको पाला है। उनका जो टारगेट था बहन जी ने जो किया है, पूरे संस्कार बहन जी के हैं उनके ऊपर, और मान्यवर साहब के स्टाइल में वो काम कर रहे हैं। वो ऐसा बहुजन समाज के अंदर जो आज जान आई है थोड़ी वो आकाश आनंद जी का भी बहुत बड़ी हिस्सा है उसका। तो क्या फिर आकाश आनंद के नेतृत्व में आगे बसपा मतलब ऊंचाई पर जाएगी, ऐसा लगता है? जाएगी। बहन जी के नेतृत्व में जाएगी, आकाश आनंद जी के नेतृत्व में जाएगी, और बहुजन समाज पार्टी के हर कार्यकर्ता के नेतृत्व में जाएगी। ये कोई कार्यकर्ता भी सादे लग रहे हैं कि आपको? ये बताइए मुझे, ये लोकसभा के चुनाव अब होने वाले हैं, बसपा जो है इस बार कितनी सीटें जीतने जा रही है? सीटें कितने जीतने? पूरे देश में बोल रहा हूँ। पूरे देश में, महाराष्ट्र में तो खैर मुझे पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का वो वैल्यूएशन होगा कि उसके सहारे के बिना कोई भी सरकार नहीं बना सकती। बहुजन समाज पार्टी को सहारा ले बिना कोई भी सरकार नहीं बना सकेगा, यानी बैलेंसिंग पावर में होंगे। बहुजन समाज पार्टी बैलेंसिंग पावर में होगी। और बैलेंसिंग पावर का क्या मुद्दा होता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछो, बहन जी जितनी बैलेंसिंग पावर में आई तो उस दिन मुख्यमंत्री बनी, और वो उसकी कदम चलते चलते बहन जी फुल मेजॉरिटी में मुख्यमंत्री बनी। और प्रधानमंत्री बनने वाली थी कि यहाँ के मनोवादी लोगों ने अलग साजिश करके बहुजन समाज पार्टी कमजोर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बहुजन समाज पार्टी का वोट ऑफ एलिवेशन अभी भी कायम है। बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की नेशनल पार्टी अभी भी है, और इसके बाद भी रहेंगी। वो पहले नंबर की भी हो सकती है आने वाले चुनाव में। तो अब मेरा एक पर्सनल सवाल भी है, पूछ सकता हूँ आपका ये जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, पान खाने का जो अंदाज है ये मतलब कैसे मालूम है क्या? मैं एक बहुत गरीब व्यक्ति का लड़का हूँ, बच्चा घर में पैदा हुआ। मेरे पिताजी रखवाली किया करते थे, और मैंने बहुत सारे धंधे किया है। मैंने पान ठेला भी चलाया है, और जब मैंने पान पट्टी चलाया है तो उस वक्त से मुझे पान खाने का शौक लगा। मैंने चाय की होटल चलाया है तो उस वक्त से चाय पीने का शौक लग गया है। मैंने खाना खाने की होटल चलाया तो खाना खाने का शौक लग गया। इसलिए ये कोई मायने नहीं रखता। पान खाना कोई ये नहीं है, लेकिन मेरा पान ठेला था, मैंने बहुत दिन तक के पान पट्टी चलाया, और उस वक्त से मुझे इसका शौक। कार्यकर्ताओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। मेरे कार्यकर्ता तो मेरे लिए पान ला करते थे। उनको मालूम है कि इसको क्या होना। तो आखिरी बात बताइए कि अब मान्यवर के जयंती पर आप लोगों को क्या कहेंगे, खासतौर पर महाराष्ट्र के अकोला जिले के और संगठन को किस प्रकार आप दिशा दे, मतलब हमारे जो लोग इधर के महाराष्ट्र के जो वरिष्ठ पदाधिकारी है वो तो दिशा निर्देश देंगे ही देंगे, लेकिन आज यहाँ पर आप प्रशिक्षित करने के लिए आए हैं, तो क्या मतलब आप महाराष्ट्र के माफ करिएगा अकोला के कार्यकर्ताओं को आप बताएं। अकोला के कार्यकर्ताओं की अकोला बहुत सेंसिटिव जिला है। बहुजन समाज पार्टी एक समय में अकोला में बहुत बढ़ गई थी,
और उसको तोड़ने के लिए यहाँ पर मनोवादी कांग्रेस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, सेना के लोगों ने बहुत बड़े षड्यंत्र बनाकर यहाँ पर नया नेतृत्व तैयार करके बहुजन समाज पार्टी को कमजोर किया और यहाँ के लोगों को इमोशनल बनाया, वैचारिक लोगों को इमोशनल बनाया। लेकिन उस वक्त जो वैचारिक बने वो आज भी वैचारिक है, हमारे साथ में है, संघर्ष कर रहे हैं। हम इन इमोशनल लोगों को वैचारिक बनाने के लिए यहाँ पर महापुरुषों का संघर्ष, उनके संघर्ष का इतिहास यहाँ पर बता के उनको जागरूक कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। और यही संदेश उनको आज देने के लिए आए हम कि महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है वो हमारे स्वाभिमान का संघर्ष था, उसको अगर जिंदा रखना है तो बहुजन समाज पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आकर हम उसको जिंदा रख सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी दिया है वो परफेक्ट दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीति में बाबा साहब अम्बेडकर ने नीला निशान दिया है और हाथी निशान दिया, हाथी चुनाव निशान दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पर, बाबा साहब अम्बेडकर ने नीले निशान के ऊपर, मैं आपको उनका पुरावा भी दे सकता हूँ, नीले निशान के ऊपर हाथी निशान चिन्ह डाला है। लेकिन यहाँ के मनोवादी लोगों ने ऐसा भ्रम निर्माण किया कि जिस धम्म चक्र को बाबा साहब ने तिरंगे पर लगाया वो धम्म चक्र यहाँ पर नीले निशान पर लगाया, क्योंकि धम्म के लिए बाबा साहब ने पंचशील दिया है। बाबा साहब ने धर्म के लिए पंचशील दिया है और राजनीति के लिए नीला निशान दिया है और नीले निशान के ऊपर हाथी चुनाव निशान दिया है। वो राजनीतिक निशान था, लेकिन हमारे लोग गलत तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है, कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। जब तुम्हारी पौर्णिमा आती है तो नीला झंडा फहराया जाता है और जब राजनीति का गाड़ी आती है तो उस पर पंचशील दिखाई देता है। धर्म और राजनीति समझ नहीं दे रहे लोगों को, इसलिए वही बात हमको लोगों को समझाना है कि भाई नीला निशान ये राजनीतिक निशान है, वो हमारी पहचान है और वो पहचान बाबा साहब ने पॉलिटिशियन लोगों को दी है, इसलिए वो निशान और हाथी चुनाव निशान जो बाबा साहब ने ऐसा हाथ में उठाकर, रिपब्लिकन बाबा साहब ने हाथ में उठाकर नहीं दिया, बाबा साहब की संकल्पना थी, बाबा साहब उसको स्थापना नहीं कर सके। रिपब्लिकन की स्थापना 3 अक्टूबर 1957 को नागपुर की दीक्षा भूमि पर की गई, एन शिवराज के अध्यक्ष। इसलिए बाबा साहब ने हाथी, ऐसा हाथ में देना, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का चिन्ह हाथी देना, 9 खासदार देना हाथी के ऊपर चुन कर आए। हमारे दरियापुर का एमएलए हाथी पर चुन कर आता था, दरियापुर का एमएलए हाथी पर चुन कर आया था। उसके बाद में 19 एमएलए चुनकर आए थे हाथी के ऊपर, बहुत सारे जिला परिषद पंचायत समिति हाथी के ऊपर चुनकर आए थे। फिर बाबा साहब ने दिए हुए निशान पर अगर ये बने तो उसके बाद में ये हाथी को गायब कर देंगे। अच्छा हुआ कांशीराम जी पैदा हुई इधर महाराष्ट्र में, गायब नहीं किया है, महाराष्ट्र में आए और महाराष्ट्र में आकर कांशीराम जी को जब पता लगा कि बाबा साहब के सारे बात को खत्म किया जा रहा है, हाथी को खत्म कर दिया गया है, अब मुझे बाबा साहब के हाथी को जिंदा करना होगा और कांशीराम जी ने करके दिखाया। आज हाथी राष्ट्रीय लेवल की निशानी है। बराबर। तो ये थे हमारे साथ कादिर भाई जो अमरावती ज़िला के प्रभारी है। साफ तौर पर बहुत सारे मैंने कुछ सवाल किए, सभी सवालों के सटीक जवाब भी दिए। आज मान्यवर के जयंती के अवसर पर अकोला में ये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है और इसी प्रकार पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ अलग अलग राज्यों में भी आज मान्यवर की जयंती को मनाया जा रहा है। तो मोटा मोटी यही बात है कि पूरे देश में अब आने वाले इस लोकसभा चुनाव में बसपा अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़कर कुछ अलग रिजल्ट लाने की कोशिश में है और इसी की तैयारी में पूरी तरीके से बसपा लग चुकी है। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।